प्रोफेसर मोहम्मद नईम योगी साहब जनाब से जाके अपने थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस प्रोग्राम में मैं आप तमाम दोस्तों का और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में योगा को हिस्सा बनाया, और ख़ासकर जो आपके ओहदेदारान हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने योगा को जो असल इसकी जगह है वहाँ पे लाने की कोशिश में आपने एक कदम बढ़ाया। योगा एक कदीम तरीक़ा इलाज है, इतना कदीम कि अगर हम इसकी बहुत डेप्थ में जाएं तो इसकी हिस्ट्री पता नहीं चलती। शायद 8,000 साल 10,000 साल पीछे जाके इसकी शुरुआत है। कोई इसकी कंफर्म फिगर कोई नहीं पता किसी को कब इसकी जो है वो स्टार्ट हुआ है ये। और अगर दुनिया इसको जिस तरह ले रही है वो आयुर्वेदा के तौर पर, आयुर्वेदा के प्लेटफॉर्म से ले रही है। हमारे पाकिस्तान में अभी तक तिब ने इसको जो है वो अडॉप्ट नहीं किया, हालांकि ये तिब का हिस्सा है। जिस तरह जरा या कपिंग अभी जैसे ऐड हो गया तिब में, इसी तरह ये बाकायदा जो तिब काउंसिल है ये उसी के अंडर आता है योगा। अगर योगा को प्रमोट करना है, योगा के ऊपर काम करना है। अच्छा, इसकी एक जो क्लियर चीज़ मिलती है वो ये है कि योगा की शुरुआत जो है वो इंडस सिविलाइजेशन से है, वो पाकिस्तान के अंदर ये कंफर्म है कि इसकी शुरुआत जब ये स्टार्ट हुआ तो ये इंडस सिविलाइजेशन शुरू हुआ। हमने इसको मनवाया इसलिए नहीं कि हम इसको मज़हब समझते रहे, हम समझते रहे कि ये शायद ये हिंदुइज़्म है, ये किसी मज़हब का हिस्सा है, लेकिन इसका किसी मज़हब के साथ ताल्लुक़ नहीं है। याद रखिएगा कि सेहत की अफादियत हर मज़हब ने बयान की है। दुनिया में तमाम मज़ाहब, जितने मज़ाहब दुनिया में आए हैं, उनका जो मकसद दुनिया में इंसान को इस्लाह करना है, इंसान की दुनिया अच्छी बनाना है, और आखिरत तो फिर दुनिया के साथ ही अच्छी आगे बनती है। तो किसी मज़हब ने जो है वो सेहत को डिवैल्यू नहीं किया, या सेहत को जो है ये नहीं कहा कि ये नहीं हासिल करनी चाहिए। सेहत के लिए तमाम मज़ाहब ने काम किया। लेकिन मैं फिर इसके बारे में यूँ कहता हूँ कि दुनिया में जैसे 1,24,000 अंबिया कराम आए हैं, तमाम अंबिया कराम शरीयत वाले नहीं हैं, शरीयत लेके नहीं आए। तमाम अंबिया कराम मज़हब लेके नहीं आए। कोई अंबिया कराम का मकसद जो था वो था इंसान की इस्लाह करना, इंसान को दुनिया में रहन सहन सिखाना। और सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो सेहत का है। इंसान बीमार होता है। जैसे आप मिसाल के तौर पर गाड़ी लेते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी कंपनी नई टेक्नोलॉजी लेके आती है तो वो साथ उसके मैकेनिक भेजती है कि इसकी सीख लें कि इसको ठीक कैसे करना है। तो ये इंसान जो है ये दुनिया की सबसे आला मशीन है, जिसको कुरान ने कहा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को सबसे उम्दा बनाया। और ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जो सबसे उम्दा मशीन बनाई हो उसका साथ में कोई ना भेजा हो जो इसके बारे में आगाह करे कि इसको ठीक कैसे करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि इतना कदीम जो इल्म है ये इंसान की शुरुआत से साथ ही शुरू हो चुका है। और अभी जो कुछ रिसर्च में आ रहा है कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम जो हैं वो इस पे काम करते थे। हीलिंग के लिए जो इल्म था, हीलिंग का इल्म, जो दूसरों को हील करना, इसका इल्म हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। अब उनकी जो योगा को भी उसके साथ जोड़ा जाता है, अक्सर लोग जोड़ते हैं। मैं ये समझता हूँ किसी ना किसी नबी के ज़रिए से ही दुनिया में जो है ना ऐसा इल्म आया कि लोगों की सेहत को कैसे बेहतर किया जाए। ये तो थी योगा की थोड़ी सी बेसिक जो नॉलेज, इन्फॉर्मेशन। अब आज हमारा मकसद जो है वो है पेन मैनेजमेंट। योगा थोड़ा और तरीके से सोचता है। हम दर्दों के हवाले से हर तरीक़ा इलाज में मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। हर्ब्स के हवाले से हुक्मा हज़रात बता सकते हैं, डॉक्टर जो है वो पेन किलर दे सकता है, मुख्तलिफ़ रेमेडीज़ हैं। लेकिन योगा में जो है इसको थोड़ा सा और तरीके से लिया जाता है कि ये दर्द जिस्म में आता क्यों है, दर्द की वजह क्या है आने की। बहुत सारी वजूहत होती हैं, लेकिन एक बड़ी वजह है। उसके ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, फिर वो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी।
एक शख्स था, उसकी आंखों में दर्द शुरू हो गया, शदीद दर्द, और इतना दर्द कि वो आंखें खोल नहीं पाता था। आंखें बंद करके सुकून मिलता था, आंखें खोलता था दर्द शुरू हो जाता था। वो एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट के पास गया तो उसने उसका चेकअप किया बड़े अच्छे तरीके से। उसने चेकअप करने के बाद उसको कहा कि आप एक ग्रीन पर्दे पे, उसको कहा कि इस पे देखो। उसने ग्रीन पर्दे पे देखना शुरू किया तो उसने कहा अब तो मुझे कोई दर्द नहीं है। उसने कहा आपको एक ही आपका इलाज है, आप ग्रीन चीज़ों को देखेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा, आप कोई कलरफुल चीज़ें देखेंगे तो आपकी आंखों में दर्द होगा। अमीर आदमी था। उसने कहा ठीक है। उसने घर में जाके तमाम चीज़ें ग्रीन करवा दी, हर चीज़ को ग्रीन कर दिया। बहुत अच्छा उसका वक्त गुजरता रहा। चंद दिन गुजरे, उसको बाहर जाना पड़ा। जब बाहर निकला फिर दर्द शुरू। अब वो अपने घर में तो चेंज कर सकता था, ग्रीन कलर कर सकता था, बाहर किसी के दूसरों को तो कलर नहीं करवा सकता था। डॉक्टर के पास गया, उसने कहा जी मैं अपने घर में तो सारा ग्रीन करवा दिया है, लेकिन अब इसका प्रॉपर सोल्यूशन मुझे बताएं। क्या मैं बाहर नहीं निकल सकता? मुझे कोई ऐसी चीज़ बताएं कि मैं तो बाहर भी घूमना चाहता हूँ, मैं तो हर जगह जाना चाहता हूँ। ये ग्रीन कलर अगर मेरी इलाज है आँखों का, तो मैं सिर्फ अपने कमरे में रहूँ, अपने घर में रहूँ? तो डॉक्टर साहब मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मैंने कब ये कहा था कि आप चीज़ों को ग्रीन कर लें? ग्रीन कलर का चश्मा भी तो मिलता है ना। अपने आप को चेंज करना आसान है, दूसरों को चेंज करना नामुमकिन है। योगा ये कहता है कि इंसान के जिस्म में दर्द तब शुरू होता है जब वो दूसरों को तब्दील करना चाहता है, जब वो दूसरों को अपने मुताबिक करना चाहता है। वो चाहता है कि ये मेरे मुताबिक चले हर चीज़। ये जो इंसान है, ये शख्स जो है, ये जो मैं कहूँ वो करे। तो ऐसे मसाइल जो ज़हनी मसाइल होते हैं, ये दर्द का बायस बनते हैं, जो कि आजकल 99.9% लोगों को ज़हनी मसाइल हैं। मेंटली थिक हैं, मेंटली सिक, वो क्या उस कहते हैं, जो मेंटली आपकी अप्रोच ये है कि जो मैं चाह रहा हूँ ना ऐसे ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ होगा तो मैं उसको कबूल नहीं करूँगा। ये स्ट्रेस जो है ये दर्द का बायस बनता है। एक वजह ये है। ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। अब मेडिकल ये कहता है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो आपके नर्व्स खिंच जाते हैं, नर्वस सिस्टम आपका जो है वो खिंच जाता है, उस पर ट्रैफिक होती है। जैसे रोड के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा हो तो तनाव होता है रोड के ऊपर। रोड ट्रैफिक ज़्यादा है तो वहाँ पे ट्रैफिक आपकी तेज़ चल नहीं सकती, तनाव आ गया ना। इसी तरह जो सोचें हैं इंसान के दिमाग की, जितनी थॉट्स हैं, जितना सोचेंगे आप, वो सारा आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर आएगा प्रेशर। जब नर्व्स रिलैक्स नहीं होंगी तो जिस्म रिलैक्स नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों को कमर का दर्द जो है वो स्ट्रेस की वजह से होता है, मस्कुलर पेन हो जाता है। कोई उनकी डिस्क स्लिप नहीं होती, कोई उनकी किसी किस्म का बल्ज नहीं होता। असल प्रॉब्लम है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, लम्हा मौजूद में कैसे आया जाए? आज का इंसान खोया हुआ है, जहाँ फिज़िकली मौजूद है मेंटली मौजूद नहीं है, जहाँ पे फिज़िकली मौजूद है मेंटली मौजूद नहीं है। अगर आप मेंटली मौजूद हो जाएं, थॉटलेस पोजीशन लाने के लिए, जिसमें आपको थॉट्स ना हो, आपको अपने जो हवास हैं इनको इस्तेमाल करना होगा। हम अपने हवास को इस्तेमाल नहीं करते। जैसा कि आप यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन आप अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आंखों का इस्तेमाल क्या है कि आप अभी जहाँ बैठे हैं वहाँ मौजूद होने के लिए आपको इर्द गिर्द देखना पड़ेगा। जब आप देखते हैं तो आप थॉटलेस होते हैं। इंसानी दिमाग की जो डायरेक्ट एक्सरसाइज है वो हवासे खमसा के साथ जुड़ी हुई है। आपके दिमाग में पिक्चर बनती है आंखों के ज़रिए से। आपका आंखें स्कैनर है, ये स्कैन करते हैं, दिमाग उधर लग जाता है। जब आंखें देखना बंद करती हैं, खुली हुई आंखें देखना बंद करती हैं, तो फिर दिमाग दौड़ना शुरू कर देता है। थॉट्स, जो इमेजेस दिमाग के अंदर पड़े हुए हैं, वो दोबारा से वो आना शुरू होते हैं दिमाग के अंदर, सोचने में लग जाते हैं, थॉट्स बनना शुरू हो जाती हैं। यही अगर आप गौर करते हैं, कुरान ने कहा गौर व फिक्र करो, तो गौर जो करना है ना, जो आपका वो आँखों के ज़रिए से आपने उसको देखना है, उसको मुशाहदा करना है। जो मुशाहदा है ये आपके दिमाग को ठहराता है, थॉटलेस पोजीशन में लेके आता है। फिर है दूसरी हिस्स कान की, सुनने की। आप जहाँ मौजूद हैं, आप कितना सुन रहे हैं, लिसनर कैसे हैं आप? अगर आप सुन रहे हैं तो आप प्रेजेंट होंगे, अगर आप सुन नहीं रहे तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं दौड़ रहा होगा। तो अपने कानों का इस्तेमाल, सूंघने की हिस्स, अगर आप फील करके सूंघते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें महसूस होती हैं।
और उस वक़्त आप मेंटली प्रेजेंट हो जाते हैं। या किसी ने कोई तेज़ खुशबू लगाई हो तब भी आप फ़ौरन देखते हैं कि ये तेज़ स्मेल आ रही है, या बदबू हो तो भी दिमाग फ़ौरन हाज़िर हो जाता है। तो दिमाग को रोकने के लिए नाक का इस्तेमाल, अपनी जो नाक है इसको आप इसमें सूंघने के अलावा क्या कर सकते हैं, नाक का इस्तेमाल के लंबी गहरी सांस लें और फोकस करके कॉन्शियस ब्रीदिंग। हम में से कितने लोग हैं जो सांस कभी गहरा सांस लिया है? कभी भी नहीं, पूरा सांस नहीं लेते हम, क्लेविकॉलर तक रखते हैं सांस को हम। 3 हिस्से हैं, डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग, क्लेविकॉलर। लेकिन हम क्लेविकॉलर से सांस को यहाँ से खारिज कर देते हैं, बस छोटी सी सांस, बस वो ना होने के बराबर, पूरे लंग्स को इस्तेमाल नहीं करते हम। अब योगा ये कहता है कि अगर आप प्रणव प्राण कहता है इसको, प्रणव प्राण, एक प्रणव प्राण है, पेन किलर। आप मेडिसिन लेते हैं तो आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, पेन किलर कोई भी ले लें आप, कोई भी आप एलोपैथिक की आप पेन किलर लेते हैं और वो इलाज नहीं है, वो आपके वक्ती तौर पे सेंसलेस पोजीशन में लेके जाता है, आपके सेंसरी नर्व्स को काम करना रोक देता है, आप महसूस करना छोड़ देते हैं, उस दिमाग तक मैसेज पहुंचना हट जाता है, उसका प्रॉब्लम वहीं का वहीं है। तो प्रणव प्राण का तरीका क्या है कि आप लंबा गहरा सांस लें और थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड करें, रोकें थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 सेकंड, और उस ऑक्सीजन को आप उसी एरिया में फील करें जहाँ पे आपके पेन हो रहा है। आपने सांस लिया, ये नर्वस सिस्टम के ज़रिए से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, जिसको कहते हैं ब्लड में ऑक्सीजन लेवल, दिमाग में ऑक्सीजन लेवल। हमें देखने में तो यही लग रहा है कि हम सांस लंग्स में ले रहे हैं, लेकिन ये लंग्स के ज़रिए फिर आगे नर्वस सिस्टम के ज़रिए पूरे जिस्म में फैलता है। इसको कहते हैं कॉन्शियस ब्रीदिंग। आपने कॉन्शियस होकर अपने सांस को, ऑक्सीजन को, जो एनर्जी है वहाँ पे लेके जाना है जहाँ पे दर्द है। आप ये विजुलाइज़ करेंगे, आप आंखें बंद करके विजुलाइज़ करेंगे, वहाँ पे आप अपने 2-3 सांस लेंगे तो उससे फ़ौरन दर्द में रिलीफ आना शुरू हो जाएगा, दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। प्रणव प्राण का इसको नाम दिया योगा ने, ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है कि आपने उसको वहाँ फील करना है। और आखिरी जो सेंस है, आपके एहसासात हैं बॉडी के, आप बॉडी को कितना महसूस करते हैं। जब इंसान खोया होता है तो उसकी बॉडी का उसको पता ही नहीं होता। तो अपने अंदर रहना है, अपने साथ रहना है, अपने घर में रहना है। योगा ये कहता है कि ये वाहिद वो घर है जिसने आखिरी सांस तक आपका साथ देना है। तो अगर आपने इसके अंदर नहीं रहना तो फिर, या इसकी केयर नहीं करनी आपने, तो फिर आप अपने दुश्मन खुद हैं। आप कभी भी सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इंसान के मसाइल तब से बढ़ गए हैं जब से वो अपने से निकला है और दूसरी चीज़ों में खो गया है, अपने से निकला है, अपने अंदर से निकल गया है। अब जो दर्द है, अगर आप दर्दों को वजूहात में लेके जाते हैं, जैसे एक तो है ये आपकी स्ट्रेस की दर्द। अब अगर आप जानवरों को देखें, आप परिंदों को देखें, तो वो सुबह उठ के सबसे पहले स्ट्रेच करते हैं। कभी आपने स्ट्रेच किया? इंसान को भी ज़रूरत है, इंसान भी एक हैवान है और इसको भी स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है। अगर आप सुबह उठते हैं तो आपके तनाव कहाँ पे होता है? पीछे होता है, कमर पे तनाव होता है, टांगों के पीछे तनाव होता है, आपके गर्दन के पीछे तनाव होता है। ये फ्रंट साइड पे तनाव क्यों नहीं आता? आपकी बॉडी में खिंचाव पीछे क्यों आता है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि मैनुअल सर्कुलेशन है, जो दिल की तरफ खून की सप्लाई है वो बैक साइड से है। जो मैनुअल सर्कुलेशन है, जो दिल की तरफ खून की सप्लाई, जिसको अंजाइना पेन कहते हैं ना, लोगों को आजकल जो हार्ट अटैक होता है अंजाइना पेन की वजह से होता है। ज़्यादातर लोगों को अंजाइना पेन की वजह से हार्ट अटैक होता है। वो मैनुअल सर्कुलेशन का ताल्लुक किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? वो आपके काफ मसल्स के साथ जुड़ा हुआ है, पिंडलियों के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी पिंडलियाँ जब तक स्ट्रेच नहीं होंगी, आपकी मैनुअल सर्कुलेशन बहाल नहीं होगी, आपके पीछे तनाव रहेगा। तो इसलिए जानवर स्ट्रेच करते हैं बॉडी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। हर जानवर का अपना एक तरीका है, हर परिंदे का अपना एक तरीका है, वो स्ट्रेच करता है। तो हमें भी एक तरीका सिखाया गया है, लेकिन हम उसको उस अंदाज से नहीं करते। अब वो तरीका क्या है? वो है फॉरवर्ड बेंड, आगे झुकना। आप पीछे की तरफ झुकेंगे तो आपके मसल्स और सिकुड़ जाएंगे, बैक मसल्स।
अगर आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं, अपने काफ मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, एक तरीका ये भी है कि आप बेड पे लेटे लेटे अपने पंजों को अपनी तरफ खींचें, या आप चेयर पे बैठे बैठे आप एड़ियाँ थोड़ी बाहर निकाल लें। अच्छा, जितने लोग भी बैठते हैं ना, घुटने फोल्ड करके बैठते हैं, पाँव अंदर ले जाते हैं चेयर पे जब बैठते हैं, तो इसी से घुटने ख़राब होते हैं, खलाव बढ़ जाता है, जो जोड़ के अंदर स्पेस आ जाती है ना, डॉक्टर कहता है कि अब जोड़ के अंदर स्पेस बढ़ गई है, आगे से जोड़ खुल जाता है, पीछे से बंद हो जाता है। अगर आप चेयर पे बैठें तो पाँव आगे निकाल के बैठा करें, पीछे ना निकाला करें। ये छोटी छोटी गलतियां अगर ठीक कर लें तो दर्दों से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। पॉस्चर, जिसको कहा पोस्चर आपका बहुत जो है वो मैटर करता है कि आपका पॉस्चर क्या है। अब जब भी बैठें आप अपने घुटने को फोल्ड करके ना बैठें, पीछे की तरफ ना मोड़ के बैठें। चेयर पे बैठने का मतलब है कि आप अपने घुटने सीधे रखें, घुटने के नीचे हील आए आपकी। अब इसी पोजीशन में अपने पंजे को ऊपर उठाएं, एड़ियाँ नहीं उठानी, पंजे ऊपर उठाएं, फिर वापस। ये आप करें ज़रा बार बार, 1 मिनट के लिए करते रहें, पूरा स्ट्रेच करें और वापस लेके आएँ। अब ये चेयर पे बैठे बैठे, आप ऑफिस में बैठे, क्लिनिक पे बैठे वॉक कर रहे हैं, किसी ग्राउंड में जाने का टाइम नहीं है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, लेकिन ये तो आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई मुश्किल है। और ये दिल की मुआवनत करेगी, कभी आपके बैक साइड पे तनाव नहीं आएगा, कभी आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी आपके सीने में दर्द नहीं होगी, अगर आप ये स्ट्रेच करते हैं, अपने काफ मसल्स को स्ट्रेच करते हैं। फिर दूसरा तरीका हमें इस्लाम ने सिखाया है, वो है फॉरवर्ड बेंड रुकू। नमाज में कोई भी बैक बेंड नहीं है, नमाज में सारे फॉरवर्ड बेंड हैं। और फिर नमाज को दिल का सुकून कहा है, दिल का सुकून है नमाज। बेसिकली नमाज आपका जो फॉरवर्ड बेंड है वो आपके काफ मसल्स का स्ट्रेच है। काफ मसल्स का जो स्ट्रेच है वो हम करते नहीं सही। मैं आपके सामने करता हूँ, आप उसको ज़रा देखिएगा, क्या हम इस तरह करते हैं? ये बिल्कुल कमर सीधी रख के होना चाहिए, हमारा यूँ होता है। बस ये चेंज कर लें, अगर आप ये चेंज कर लेंगे तो आपके जिस्म में दर्दें नहीं होंगी, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी के अंदर जो खून की सर्कुलेशन है वो बेहतर रहेगी। दिल अपना काम कर रहा है, दिल पंप कर रहा है ब्लड को, लेकिन दिल की तरफ सप्लाई जब स्लो हो जाएगी तो आपके जिस्म में दर्दें तो होंगी। उसको आप अपने काफ मसल्स पे ऊपर फोकस करें, उसको स्ट्रेच करें। मैंने आपको तरीका बता दिया कि चेयर पे बैठे भी कर सकते हैं, बेड पे लेट के भी कर सकते हैं, जब चाहे आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। और ये वक्तन फ़वक्तन वक्फे से करते रहा करें। जितना आप काफ मसल्स को स्ट्रेच करते रहेंगे, आप दिल की मुआवनत करते रहेंगे, आप दिल की तरफ सप्लाई बढ़ाते जाएंगे। दिल की तरफ जब सप्लाई बढ़ेगी तो आपका ब्लड फ्लो हर ऑर्गन की तरफ जाएगा और हर ऑर्गन बेहतर काम कर पाएगा। अगर आपने हर ऑर्गन को बेहतर तरीके से चलाना है तो उसकी तरफ ब्लड फ्लो अच्छा होना ज़रूरी है। और ब्लड फ्लो के लिए ऑक्सीजन लेवल भी चाहिए। अगर ब्लड में ऑक्सीजन लेवल नहीं है तो आपका ब्लड फ्लो कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता। तो उसके लिए फिर जो मैंने प्रणव प्राण आपको सिखाई है वो करें, प्रणव प्राण। फिर तीसरी चीज़, दर्दें, एक चोट है, चोट लग गई, उसमें क्या करें? उसमें तो स्ट्रेच नहीं कर सकते। जिस मसल पे चोट लगी है, मसल इंजरी है, इंटरनल मसल इंजरी के ऊपर मतलब कोई आप स्ट्रेच करेंगे उससे बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा। तो उसका बेहतरीन सलूशन जो है वो आइसिंग है। आइसिंग क्यों ज़रूरी है? या पुराने ज़माने में क्या करते थे, आइसिंग नहीं करते तो क्या करते थे? मकसद क्या है आइसिंग करने का? जब भी आपको इंटरनल मसल इंजरी हो जाए तो उस मसल की मूवमेंट को रोकना होता है। पुराने ज़माने में लकड़ियां बांध के उसको मसल को रोक लेते थे, फ्रीज कर देते थे कि ये मसल हरकत में ना आए, मसल की रेस्ट। आज उसका जदीद तरीका आ गया कि आइसिंग कर दे, मसल फ्रीज हो जाता है, वो रुक जाता है। लेकिन ये जब चोट लगे तो पहले 3 दिन 4 दिन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, फिर नुकसान होता है। शुरू में 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन तक आप आइसिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आइस बैग लगाते हैं उसके ऊपर तो फिर दर्द बढ़ेगा, कम नहीं होगा। लेकिन उसका जो बेसिक है, जो समझने की चीज़ है वो ये है कि मसल को इस्तेमाल से रोकना है। जो चोट लगी है उस मसल को रेस्ट देना है। इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, जो इंटरनल स्वेलिंग है उसको कम करने के लिए आपने उस मसल को रोकना है।
आप अगर उस मसल को रोक लेते हैं किसी और तरीके से, फुट्टे बांध के, लकड़ी बांध के, आप उस मसल की हरकत नहीं करते, तो आपकी दर्दें ठीक होना शुरू हो जाती हैं, उस एरिया की दर्द आपकी कम होना शुरू हो जाती है। बाकी आप अगर उसको मूवमेंट करते रहें, आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते रहें, तो वो बजाय फ़ायदे कम नुकसान होगा और दर्द बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम वो सारी ज़िंदगी फिर ये होगा कि सर्दियाँ जब आएंगी दर्द शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप जब मसल को सेंसलेस करते हैं मुख्तलिफ वर्जिशें करके, दर्दें तो रुक जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर दर्द है और आप डीठ बन के आप एक्सरसाइज करते रहें तो मसल सेंसलेस हो जाता है, हम कहते हैं ठीक हो गया, लेकिन वो जब सर्दी आती है फिर दर्द शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं कि आपने मसल को सेंसलेस किया था, वो दोबारा जाग गया। तो ये नहीं करना, दर्द को ठीक करने के लिए मसल को रेस्ट देना है। अब आखिरी चीज़ जो है वो, अगर आप बॉडी को पेन फ्री करना चाहते हैं, वो आखिरी चीज़ है एक लास्ट, वो है डीप स्लीप, गहरी नींद। जब आप गहरी नींद में सोते हैं तो ये ऑटो मशीन है, खुद ब खुद अपनी रिपेयर करता है, जो रिपेयरिंग अंदर खुद होती है। हम डीप स्लीप तक पहुंचने से पहले उठ जाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो उठने को दिल नहीं चाहता, दिल चाहता है कि थोड़ी देर के लिए और लेट जाऊं। इसका मतलब है कि आप डीप स्लीप तक नहीं पहुंचे। अगर आप डीप स्लीप तक पहुंचे हों तो आप फ्रेश उठेंगे। और कभी कभी ऐसे होता है ना कि आप किसी दिन फ्रेश उठते हैं, आपको लगता है कि आज उठ के फ़ौरन, मतलब मैं अलर्ट उठाऊँ, मुझे नींद नहीं आई, मैं रिलैक्स हो गया हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा सो के उठ गया हूँ, उस दिन आप गहरी नींद में पहुँचे होते हैं। डीप स्लीप का साइकिल है कि उसको अगर आप समझ लें, लास्ट बस 5 मिनट है, मैं 5 मिनट के अंदर इसको ख़त्म करूँगा। डीप स्लीप क्या है? दिमाग की नींद। जिस्म को नींद की ज़रूरत नहीं है। दिमाग की नींद क्या है? दिमाग की नींद सिर्फ 15 मिनट की है। टोटली 15 मिनट दिमाग को शट डाउन करना होता है। शट डाउन, जो फाइलें खुली हैं दिमाग के अंदर वो बंद कर दें। लेकिन वो प्रोसेस है। आप बज़ाहिर आंखें बंद करके लेटते हैं तो आपकी नींद का साइकिल शुरू हुआ है, अभी डीप स्लीप तक नहीं पहुंचे आप। अब वो फाइलें क्लोज़ हो रही हैं जो दिन भर आपके दिमाग में सोचें चली थी, जहाँ से हमने आगाज़ किया था कि दर्दों की वजह आपका दिमाग है। दिन भर जो आपने स्ट्रेस लिया है, दिन भर जो आपने अपने दिमाग के अंदर चीज़ों को पाला है। पास्ट और फ्यूचर गलत नहीं है, पास्ट में रहना गलत है, फ्यूचर में रहना गलत है। रहना प्रेजेंट में है, पास्ट भी अच्छा है, फ्यूचर भी अच्छा है। लेकिन जब नींद का आपका आंखें बंद हुई, आप सो गए आप, लेकिन सोए नहीं हैं आप। एक रिसर्च आई जो बाकायदा मेडिकल की रिसर्च है और उसने ये साबित किया कि यंग एज में अमवात की बड़ी वजह डीप स्लीप तक ना पहुंचना है। दुनिया में कोई भी मशीन मसलसल चलती रहे तो उसकी लाइफ कम हो जाती है। ये छोटी उम्र में अमवात हो रही हैं, उसकी वजह जो है वो डीप स्लीप तक ना पहुंचना है। और हम मेंटली इतने खो गए हैं कि हम डीप स्लीप तक नहीं पहुंचते, हम सुबह फ्रेश नहीं उठते। उसका तरीका भी बताऊंगा कैसे पहुंच सकते हैं। आपको समझाने के लिए बस आखिरी मिसाल देता हूं कि विंडोज़ 98 थी एक, जब 98 विंडोज़ थी, आप कंप्यूटर को शट डाउन करते थे तो फाइलें क्लोज होना शुरू होती थी। कंप्यूटर शट डाउन नहीं होता था, वो काफ़ी चीज़ें फाइलें क्लोज करके फिर शट डाउन होता था। आप उसको ओपन करते थे तो इसी तरह जब आप उसको ऑन करते थे तो वो टाइम लगता था ऑन होने में, कंप्यूटर ऑन हो जाता था। यही आपकी नींद का असल साइकिल है। जब आप आंखें बंद कर लेते तो आपकी वो फाइलें क्लोज होना शुरू हो जाती हैं, वो हो रही होती हैं। अब ये डिपेंड करता है, किसी की 6 घंटे की हैं, किसी की 7 घंटे की, किसी की 8 घंटे की हैं, या किसी की 2 घंटे की हैं, किसी की 15 मिनट की हैं। वो लेटते ही सो जाए तो उसकी डीप स्लीप शुरू हो जाती है, उसको फ़ौरन वो 15 मिनट बाद उठ जाएगा, उसकी नींद थोड़ी होगी। और अक्सर आपने ऐसे बुज़ुर्गों का सुना होगा कि वो थोड़ा सा सोते हैं उठ जाते हैं नींद। अब अगर आप लेटें और उन फाइलों को मैनुअली क्लोज़ करें, उसका तरीकाकार क्या होगा? आंखें बंद करके क्लोज़ नहीं हो रही, आप सोने की कोशिश कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, सोचें इतनी ज़्यादा हैं, आंखें बंद भी नहीं हो रही। आंखें बंद करके भी जो है आपका दिमाग सोने की तरफ नहीं जा रहा। क्या वजह है? एक बड़ी वजह, जब आप आंखें बंद करके जागना शुरू कर देंगे तो आपको कभी भी नींद नहीं आएगी। प्रैक्टिस हो जाएगी आपको आंखें बंद करके जागने की। अक्सर लोग अंधेरा करके, लाइटें बंद करके, आंखें बंद करके लेटे रहते हैं और कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। उनको टैबलेट खानी पड़ती है नींद के लिए, क्योंकि उनकी बॉडी की हैबिट हो गई। उन्होंने अपनी वो कह लें कि आदत बना ली है कि आंखें बंद करके जागना है।
तो आंखें बंद करके आपने सोना है। एक तो सबसे पहली शर्त है, आपने ये तय कर लेना है कि जब भी आपने सोना है आंखें तब बंद करनी है, वरना नहीं करनी। इसलिए नमाज में मकरूह कह दिया कि नमाज में आंखें बंद करना मकरूह है। आँखों का इस्तेमाल कि आंखें बंद तब होनी चाहिए जब आपने सोना है। फिर आप किसी को देखें तो गहरी सोच में जब होता है तो उसकी आंखें काम नहीं कर रही होती, लेकिन आंखें खुली होती हैं। मतलब उसकी आंखों के आगे आप यूं करें उसको पता ही नहीं चलता। उसको आप पकड़ के हिलाते हैं तो करता क्या है, फ़ौरन ब्लिंक करता है, काफ़ी दफ़ा ब्लिंक करता है। ऐसे ही जब आप ब्लिंक करते हैं तो आपका पेज चेंज होता है। जब आप ब्लिंक करते हैं आपके दिमाग की थॉट चेंज होती है। जब ब्लिंक करते हैं थॉट चेंज होती है। अगर ये तेज़ी से कर रहे हैं तो आपको एंजाइटी है। अगर आपकी आंखें रुकी हुई हैं तो आपको डिप्रेशन है। जो कल गुजरा हुआ है अगर आप उसमें रहते हैं तो आपकी मूवमेंट स्लो होगी बॉडी की, आपकी आंखें भी स्लो ब्लिंक करेंगी, आप देर से वक्फे से ब्लिंक करेंगे। और अगर आप फ्यूचर के मारे हुए हैं, आपको फ्यूचर का स्ट्रेस है, और आपने अक्सर लोग ऐसे देखे होंगे जो कभी पाँव हिलाते हैं, कभी हाथ हिलाते हैं, कभी आंखें उनकी तेज़ तेज़ चल रही होती हैं, वो तेज़ तेज़ ब्लिंक करते हैं, ये बीमारी है। आपने कॉन्शियस ब्लिंकिंग करनी है। कॉन्शियस आपने लेट जाना है, लेट के 1 सेकंड आँख को बंद करें, 1 सेकंड खोलें। ज़रा अभी टेक लगा के करें, आंखें बंद करें 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड खोलें। जब खोलें तो फिर बंद नहीं होनी चाहिए, मुसलसल खोलें उसको। 1 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे सुकून होना शुरू हो जाएगा गर्दन में, फ़ौरन आपको रिलैक्सेशन शुरू हो जाएगी। आपके जिस्म के अंदर की जितनी स्वेलिंग्स हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो नींद के ज़रिए ठीक हो सकती हैं अगर आप डीप स्लीप तक पहुंच जाएं। किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई दर्द को ख़त्म करना बहुत आसान है, डीप स्लीप तक पहुंचना। डीप स्लीप तक पहुंचने का काम मैंने आपको दिया है कि आपने आंखों को कॉन्शियस ब्लिंक करके सोना है। ये करते करते नींद आ जाती है, 15 मिनट 10 मिनट आप करते करते आपको नींद आ जाती है, आप सो जाएंगे, आप सुबह फ्रेश उठेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि